हो जाएगा जी जी। लेकिन मोटी बात क्या है? अच्छा ब्रजेश कुमार सिंह और नलिन मेहता भी हमारे साथ। बीजेपी को अगर एनालाइज करना हो तो इनसे बेहतर कोई व्यक्ति नहीं है, आप क्योंकि ऑर्गेनाइज ढंग से इन्होंने पहली बार एनालाइज किया बीजेपी की ग्रोथ जो है खासतौर पे मोदी गिरा में कैसे हुई। देखिए न्यू बीजेपी के साथ अब हमारे साथ ब्रजेश कुमार सिंह और नलिन मेहता भी जुड़ गए हैं। नलिन मेहता मैनेजिंग एडिटर मनी कंट्रोल है, ब्रजेश कुमार सिंह एडिटर कन्वर्जेंस है। आप दोनों भी जम्मू कश्मीर से काफी तारुफ है। आप इस बात से आप एग्री करेंगे कि जब एक रविंदर रैना हारता है, जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रेसिडेंट हारता है और अपनी सीट पे हारता है, यानी कि एक मैसेज है कि जाकर उस विषय पर बात करिए और काम करिए, लगिए। ये हिंदुत्व और पाकिस्तान बैशिंग और 370 के नैरेटिव पे आप खेल नहीं खेल सकते जम्मू। डॉक्टर साहब इस पर आगे बोले, अपनी एक्सपर्ट रहे थे। एक चीज चूंकि आपने रविंदर रैना एक पर्टिकुलर केस बताया, रविंदर रैना के बारे में जो है बहुत क्लियर था जब इलेक्शन डिक्लेयर हुए तभी से कि रविंदर रैना ने अपनी कंस्टिट्यूंसी में ढंग से काम नहीं किया, बल्कि लोग कहते थे कि उन्होंने अगर कहीं विकास किया तो सिर्फ और सिर्फ अपने गांव के बाहर उनका कोई विकास दिखाई नहीं दिया। तो इसकी मुझे लगता है कीमत चुकानी पड़ी है जब एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जब वो समावेशी नहीं होगा, जब वो सबका ध्यान नहीं रखेगा, सिर्फ अपना ध्यान रखेगा। ये उसका मैसेज है। बाकी तो डॉक्टर ये जो नतीजा जो आया है उनका, वो ऐसे चुनाव में आया भाजपा ने सबसे ज्यादा अपनी हिस्ट्री में जम्मू में सीटें जीती हैं। 29 सीटें आज तक जम्मू में बीजेपी ने कभी नहीं जीती हैं। तो अगर कैंडिडेट्स अपनी मेहनत, मैंने आपको कहा ना 2014 में जब बीजेपी का माहौल बना था तो भी उन्होंने 27 सीटें जीती थी, अभी 2 ज्यादा जीती हैं। अगर 4-5 और जीत जाते, अगर उनके कैंडिडेट्स ने अपने इलाकों में शिद्दत से मेहनत की होती। बिल्कुल, अब शिद्दत से अभी यही बता रहे थे, आनंद बता रहे थे कि कश्मीर जो डिवीजन है वैली की, वहां पर 3 से 4 सीटों पर सेकंड फिनिश की है बीजेपी ने, सेकंड पोजीशन पर रही है, कुछ और सीटों पर थर्ड पोजीशन पर रही है। तो क्या ये लग रहा है कुछ और एफर्ट करना कमी रह गया था कश्मीर डिवीजन में? 17 में जैसे सीटें गुरेज, वहां तो मतलब बिल्कुल 1132 वोटों से बीजेपी वहां पे पीछे थी। लेकिन आप ये देखिए, अगर आप इस हरियाणा का जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर को कंपेयर करें, हरियाणा का नेशनल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, जम्मू कश्मीर का ग्लोबल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। पूरे देश, सारे देश दुनिया के देख रहे हैं इस चुनाव को। 10 साल के बाद चुनाव हुआ है। ऐसे चुनाव में भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी वोट शेयर के तौर पर आई है इन जम्मू एंड कश्मीर। एज ए नेशनल पार्टी इट इज द लार्जेस्ट नेशनल पार्टी नाउ। उसका वोट शेयर जो है कांग्रेस के वोट शेयर से दुगुना है। लोकसभा में कैंडिडेट नहीं दिया था वैली में भाजपा ने, विधानसभा में कैंडिडेट भी दिया, लेकिन मुझे लगता है रैलियां या जुलूस या फिर रोड शो ये कुछ कम हुए, ये बढ़ सकते थे क्या? बिल्कुल बढ़ सकते थे और आगे बढ़ेंगे ना। नलिन आप देखिए ना, अमित शाह ने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं था, एक क्योंकि हमारी तैयारी नहीं थी, हमारा संगठन उतना मजबूत नहीं है। 47 में से आप सिर्फ 17 में लड़े हैं। अगर आप 35 में लड़ते, 40 में लड़ते तो शायद और ज्यादा शिरकत करते। देखिए इसमें मैं ये भी ऐड करूंगा कि ये चुनाव ऐसा है जिसमें जो टर्नआउट था वो इतना ऐतिहासिक रूप से हुआ है कि दिस इज मोर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एनी जम्मू कश्मीर इलेक्शन देन कंपेयर टू बिफोर। ऐसे चुनाव में अगर भाजपा जम्मू में इस तरह के रिजल्ट लेके आ रही है और कश्मीर वैली में 8-9 सीटों पर बिल्कुल सेकंड थर्ड पर है, दैट टेल्स यू समथिंग। 10 सीटों पे लेकिन जम्मू में भी लेकिन जम्मू में भी इतनी कोशिशों मेहनतों के बाद भी और मुझे लगता है कि आज बढ़ना चाहिए था। अगर आप 24 या 25 से आप 29 पे आए, 5 सीटें बढ़ी हैं, लेकिन क्या उस पर और सीटें नहीं ले सकते थे जम्मू? आप ऐसे क्यों नहीं देखते हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के पद चिन्ह जम्मू में बढ़ रहे हैं और बीजेपी के पद चिन्ह कश्मीर में बढ़ रहे हैं, तो ये जम्मू वर्सेस कश्मीर और जो जम्मू के अलग वोट पड़ेंगे, कश्मीर के अलग, ये नैरेटिव, ये फासला खत्म हो रहा है, नैरेटिव डिफ्यूज हो रहा है। हाँ, ये नैरेटिव डिफ्यूज हो रहा है। ये पहले तो कहा आप ये कह रहे थे कि भाई बीजेपी की धुलाई होने जा रही है जम्मू में, क्योंकि जो एंटी इनकम्बेंसी जो है वो काफी फेस करनी पड़ेगी, बिकॉज 2014 में आखिरी चुनाव हुए थे। उसके बाद से 2019 में आपने जो है आर्टिकल 370 एबॉलिश किया, और उसके बाद से जो गवर्नर रूल था वो आप ही का रूल था। उसकी जगह जो है सो आपने एक हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस की, जिसमें कि आपने सबसे ज्यादा सीटें जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, है ना? तो मुझे लगता है कि वह अपने आप में एक बहुत बड़ा मैसेज है कि लोगों ने जम्मू में बीजेपी को नकारा नहीं है। दूसरी बात कश्मीर की, जो डॉक्टर साहब बता रहे थे, आनंद जी बता रहे थे, वो ये कि याद करिए कि जब आर्टिकल 370 जब एबॉलिश हुआ था 2019 में अगस्त महीने में, तो उस समय महबूबा मुफ्ती का बयान क्या था, जिनके साथ जो बीजेपी ने सरकार बनाई थी। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आर्टिकल 370 एबॉलिश अगर होता है तो फिर कश्मीर वैली में बीजेपी का कोई झंडा उठाने के लिए नहीं बचेगा, और बीजेपी तो छोड़िए, राष्ट्रीय झंडा को उठाने के लिए नहीं बचेगा। उस कश्मीर वैली में अगर गुरेज जैसी सीट, और आप ध्यान रखिए गुरेज जो है वो सीट है जहां पर कि एनसी का जो कैंडिडेट था उनका वन ऑफ द सीनियर मोस्ट लीडर्स में से है,
जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हैं, जो कि सिटिंग एमएलए, कई बार वो एमएलए वहां से रहे हुए हैं, महत्वपूर्ण पोजीशन। अगर उनके सामने बीजेपी का कैंडिडेट जो है 1150 वोट से भी कम के मार्जिन से हारता है, तो मुझे लगता है एक बहुत बड़ा मोरल बूस्टर है। दूसरा पोडियम भी नहीं इसकी बात हो रही थी। अभी आनंद ने एक बात और कही थी सर, आनंद एक बात कही थी, उनका कहना था कि बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर गई, वो मुद्दे में वहां के डेवलपमेंट की चीजों को ज्यादा उन्होंने हाईलाइट नहीं किया, बल्कि वहां पर धारा 370 और पाकिस्तान ऐसे मुद्दे ज्यादा है। अगर डेवलपमेंट के इशू को ज्यादा उठाते कश्मीर में, शायद तो ज्यादा ये बेटर और पॉजिटिव एस्पेक्ट पर कैंपेन होता। मुझे लगता है कि देखिए, आपने हो सकता है कई बार क्या होता है कि जब आप इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करते हैं, आप ध्यान रखिए कि जो नॉर्मल टाइम की जो आपकी चीजें होती है उसमें वो कहीं ना कहीं साइड में हो जाती हैं, क्योंकि चुनाव कई बार बड़े इमोशनल हो जाते हैं। तो इसलिए आप इमोशनल इश्यूज को आप आगे करते हैं। डेवलपमेंट पर कितनी बात हुई नहीं हुई या बीजेपी पोस्ट फैक्टो एनालिसिस कर सकती है, लेकिन जो बड़ा मैसेज जो है वो ये है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो है होने जा रही है। दूसरी बड़ी बात यह है कि पीडीपी खत्म हो गई। तीसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस खत्म हो गई। तो जो एक लार्जर मैसेज जो कहीं ना कहीं अपोजिशन ये फैलाने की कोशिश कर रहा था कि आर्टिकल 370 पर एक तरह से रेफरेंडम है, तो अगर वो रेफरेंडम को अगर आप देखेंगे तो वह बीजेपी के हक में है। ऐसा नहीं कि अगर सरकार अगर एनसी और कांग्रेस की बन जाती है तो बीजेपी के खिलाफ नहीं है, क्योंकि बीजेपी अपनी मैक्सिमम सीटें जो है हाईएस्ट लेवल पर जा रही है और वैली में उसको वोट मिल रहे हैं। उससे बड़ी बात आप दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? दुनिया को ये दिखा रहे हैं कि यहाँ सही मायने में जमहूरियत है। आइन का जो वोट था, जो यानी कि जो लोगों का, जो जनता का जो वोट है वो सामने निकल के आया है। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस पारदर्शी हुआ है, हर सीट पर इवन कॉन्टेस्ट हुआ है और एट द एंड ऑफ द डे लोगों ने क्या किया, रिकॉर्ड टर्नआउट वोटर मार्जिन पे दिया है ना। तो ये जो दूसरे इसमें दखल करने की कोशिश कर रहे थे, कहीं और से कोई आवाजें आ रही थी, ये सारी इन्फ्लुएंसेस अब बंद हो गई। अब क्या होगा, पुडुचेरी में जैसा हुआ, दिल्ली में जैसा हुआ, और अब इधर होगा जहां जहां एलजी साहब हैं और लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, उस तरीके से होगा। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि भाई एक रास्ते पे तो हम आगे निकल गए हैं, अब उमर साहब को ये जरूरी है कि वो इसको रिस्पॉन्सिबली इसको कैसे आगे निभाते हैं। जितना कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन या जो भी एलजी रहेंगे उनको भी होगा कि साथ में मिलकर हम काम कैसे करें कि इस तरह से कि ये डायल बैक नहीं होगा, ये मूव फॉरवर्ड होगा टुवर्ड्स प्रॉपर स्टेटहुड अंडर द ट्राई कलर विद द कॉन्स्टिट्यूशन। एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। मैं एक चीज बोलूं कि ये जो आज के चुनाव नतीजे हरियाणा और कश्मीर दोनों मिलाकर, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दिस इज एक्सीलेंट रिजल्ट फॉर नरेंद्र मोदी एंड फॉर ब्रांड मोदी। भाई 2024 के चुनाव में लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि भाई अब मोदी का जो रथ है उसमें अब अटकलें आनी शुरू हो गई हैं, अब मोमेंटम चेंज हो रहा है। अब ये पूरा वो क्लॉक वापस चलेगी उसी पॉइंट पे वापस आकर, क्योंकि आज का जो रिजल्ट है, आप देखिए हरियाणा ऐसा स्टेट है जहां पे भाजपा का वो गढ़ नहीं है, नॉट लाइक मध्य प्रदेश या गुजरात। पहली बार तो 2014 में जीते थे, वो भी फर्स्ट टाइम 30% से वोट ज्यादा उनका 2014 में आया था। पिछली बार बड़ी मुश्किल से चुनाव जीते थे, वो भी अलायंस के बाद पार्टनर में आए। अब तीसरी बार अब जीत गए हैं, तीसरी बार जीते हैं और ऐसे स्टेट में जीते हैं जहां भाजपा के पास कोई रीजनल लीडर नहीं है। मनोहर लाल खट्टर को भी हटाया गया कुछ समय पहले। तो ये और प्रधानमंत्री ने 27 जगह रैली करी, सबसे ज्यादा वहां पर विक्ट्रीज आई है। राहुल गांधी ने 8 या 9 जगह करी, एक हर जगह कांग्रेस मोस्टली हारी है। उसमें से 8 में ट्रेलिंग है, 6 में या 4 में जीते हैं, तो 12 में से सिर्फ 4। हरियाणा की बात आई तो एक और सवाल करूंगा। हरियाणा पे एक सवाल थोड़ा सा करना चाहूंगा कि रीजनल पार्टी को क्या मैसेज गया? आज देखिए जेजेपी बिल्कुल जीरो हो गई, आईएलएलडी के अभय चौटाला हार गए। तो रीजनल पार्टी का देखिए ऐसा है, इस चुनाव से पहले 2 चीजें कही जा रही थी अबाउट हरियाणा पॉलिटिक्स। एक कि जाट वोट जो है वो सारा भाजपा के खिलाफ है, कांग्रेस के साथ है, और दूसरा एक कहा जा रहा था कि अगर जहां ये 2 हॉर्स रेस होगी वहां कांग्रेस का फायदा होगा। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत साबित हुई है। जाट वोट 50-50 डिवाइड हुआ है, 30 सीटें हैं जाटों की, लार्जली जाट डोमिनेंट, वहां पे इक्वली स्प्लिट हुआ है 14-14 बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। और जहां जितना वोट, और यही कहा जा रहा था कि बीजेपी की सोशल कोalition थी जो एक नॉन जाट कोalition थी, जिसकी वजह से बीजेपी 10 साल से पावर में है। और ये कहा जा रहा था कि जाट गुस्सा है और फार्मर प्रोटेस्ट के बाद, रेसलर प्रोटेस्ट के बाद उधर हो गए। ये बात कभी भी सही नहीं थी और ये इस बात बिल्कुल प्रूव हो गई। मुझे लगता है कि एक और इम्पोर्टेंट चीज जो है जिसको हमें रिफ्लेक्ट करना चाहिए वो ये है दलित वोटर्स। जब 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, सबने ये कहा कि भाई चूंकि बीजेपी संविधान में चेंज करने जाती है, ये लोग रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, इसलिए दलित बड़े पैमाने पर छिटक गया है। लेकिन ये जो परिणाम आए हैं या जो रुझान दिखाई दे रहे हैं वो बहुत साफ तौर पर रिफ्लेक्ट करते हैं कि दलित कंसोलिडेशन वापस बीजेपी ने हासिल किया। देखिए 17 रिजर्व सीटें हैं हरियाणा में, उनमें से 9 में भाजपा आ गए या जीत गई है। तो दलित जो वोट जो भाजपा से अलग जा रहा था वो पूरा इस वक्त वापस आ रहा है। अशोक तंवर के लाने का कोई फायदा नहीं, कहा जाता है कि मास्टर स्ट्रोक अशोक तंवर को ले आए। बिल्कुल इसमें तो एक्चुअली ये हुआ है कि कुमारी शैलजा को आपने दरकिनार
किया और जिस तरह से उन्होंने ट्रीट किया उसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ रहा है। ओबीसी में भी आप देखिए सीएसडीएस लोकनीति ने इतना तक कह दिया कि सारा ओबीसी वोट पूरा आईएनसी को शिफ्ट हो जाएगा कांग्रेस को। उनको सिर्फ 4 जगह बढ़त मिली है, 12 में बीजेपी आ गए है, तो ओबीसी वोट कहीं नहीं खिसका है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि ग्राउंड पर अगर आपने एक संगठन ठीक कर दिया, दूसरा अगर आपने ग्राउंड पर नैरेटिव को संभाल लिया, लोग भी ये देख रहे हैं कि कौन कर रहा है और कौन बांच रहा है, कौन कह रहा है। दो बड़े नेशनल पॉलिटिक्स केस में सोशल कोलिशन को लेकर है। एक तो दलितों की बात ब्रजेश भाई ने हमको बताई, दूसरी बात बीजेपी का सबसे बड़ा जो एडवांस था वो नॉन डोमिनेंट ओबीसी कास्ट को लेकर था, राइट। वो क्योंकि पीछे हटे यूपी में, इसलिए यूपी में बीजेपी को थोड़ा हार देखनी पड़ी कंपेयर टू अर्लियर। इस बार करीब 25 सीटें हैं ओबीसी बहुल हरियाणा में, जाटों को छोड़कर, उनमें से 20 में भाजपा जीत रही है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी चीज पर आप दोनों की व्यू लेना चाहता हूं, वो ये है कि हरियाणा के जब विधानसभा चुनाव शुरू हुए तो 3 महत्वपूर्ण मुद्दे गिनाए गए कि एक तरह से ये रेफरेंडम जैसा होगा, एक तो ये खिलाड़ियों के मामले में मिसहैंडलिंग, दूसरा ये किसान, और तीसरा अग्निवीर जवान। क्या यह जो परिणाम जो आए हैं, और जो कि हरियाणा की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक पार्टी उसने हैट्रिक लगाई हो, पहली बार हरियाणा के इतिहास में हो रहा है, क्या जो सो वो भी एक तरह से रेफरेंडम हो गया। ये बात भी सच हुई कि जो केंद्र में होता है उसकी सरकार हरियाणा में बनती है, ये बात भी सच हुई। डबल इंजन नहीं डबल इंजन वाली बात है, लेकिन मैं बस एक बात आपको कहना चाहूंगा कि 56 दिनों में नायब सिंह सैनी ने कुछ काम किए जो कि वहां ग्राउंड पर काम आए। एक तो आपने खट्टर को हटा दिया, दो क्योंकि खट्टर के खिलाफ इसलिए नहीं कि वो करप्ट थे, इसलिए क्योंकि वो उनकी बनती नहीं थी सबसे। तो इन्होंने क्या किया, एमएसपी की गारंटी दे दी। ग्राउंड पर जाकर इन्होंने ये भी कह दिया कि अग्निवीर को हम रिजर्वेशन देंगे, ये खुद अमित शाह ने कहा और इन्होंने भी बार बार कहा। और पहलवान वाले इशू में जैसे ही विनेश फोगाट ने कांग्रेस ज्वाइन किया, भले ही वो जीत गई हो जुलाना से, ये पूरा मुद्दा ही पॉलिटिकल हो गया, फिर वो इमोशनल से पॉलिटिकल हो गया, और इसीलिए उसे सब जगह नहीं हुआ। ये माना जाए कि क्या ये मुद्दा जो है खत्म हो गया इस चुनाव में बीजेपी की जीत के साथ? ये तो मानना ही पड़ेगा, क्योंकि देखिए भाजपा का 43% वोट शेयर था अभी 3 महीने पहले, आज भी 39.6 था पिछले 10 मिनट पहले तक। वो कांग्रेस का 40% है, तो लेस देन 1% का डिफरेंस है। अगर 10 साल पावर में रहने के बाद एक पार्टी जिसने अभी पिछली बार अभी 2-3 महीने पहले तो आधी सीटें हारी है भाजपा, वापस जब आ गई, दैट शोज कि दिस वाज नॉट अ स्ट्रक्चरल चेंज इन हरियाणा पॉलिटिक्स, वो एक लोकल फैक्टर्स थे जिसकी वजह से भाजपा को नुकसान उठाना पड़ा। अब वो तो वो लोकल फैक्टर यहाँ क्यों नहीं वैसा उस तरह से काम किया? भाजपा ने अपना रिपेयर वर्क किया है ना पिछले। देखिए, एक तो पार्टी को झटका लगा, आरएसएस कैडर वापस मैदान में आए, पार्टी कैडर जो उनको लगा, आरएसएस कैडर मैदान में, ये केरला में जो मीटिंग हुई है, क्या उससे भी बड़ी बात ये जो समझने की है वो ये है कि हरियाणा चुनाव के जो नतीजे आए हैं, इससे आपने ये कहा कि ब्रांड मोदी इंटैक्ट है, और जो कि दिख भी रहा है, क्योंकि जो आपने 2024 में लोकसभा चुनाव हुए, बीजेपी ने अपने दम पर सरकार नहीं बनाई, एनडीए की सरकार में तो लोगों ने कहना वो तो कमजोर पड़ रहा है। लेकिन इस तरह का मैसिव मैंडेट, चूंकि इसको मैंडेट मैसिव इसलिए कहना पड़ेगा क्योंकि हरियाणा के इतिहास में ये कभी नहीं हुआ, तो उस ब्रांड मोदी के इंटैक्ट होने का जो ये एफर्मेशन हुआ है, उसके सामने ब्रांड राहुल का क्या होगा ये बताइए। लेकिन एक सवाल मुझे, अभी इन्होंने कहा, इन्होंने अभी कहा कि आरएसएस से ये चुनाव जीता है। मुझे लगता है देखिए, आरएसएस ने चुनाव नहीं जिताया। ये एक बात है कि अगर कोई किसी भी पार्टी का एक राष्ट्रीय प्रेसिडेंट जो है, जो लोकसभा चुनाव से पहले बैठ के कहता है बीजेपी का कि हम आरएसएस के बिना भी सक्षम हैं, अब नहीं है सक्षम, ठीक है, क्योंकि साथ में मिलकर आप काम करोगे। वो कहते हैं ना, बटेंगे तो कटेंगे, इसमें भी यही है कि आरएसएस और बीजेपी अगर बट गई तो फिर वो कट गई। तो ये सामने दिख रहा है, अगर आपने जहां जहां साथ में मिलकर काम किया वहां वो इफेक्टिव हो गया। मुझे लगता है कि कांग्रेस में वो बटे, कांग्रेस में बटे तो वो कटे। आरएसएस वगैरह जो मुद्दा नहीं, आप ये कल्पना करिए कि अगर ये हरियाणा के विधानसभा चुनाव अगर कांग्रेस जीत जाती तो राहुल गांधी को लेकर किस तरह का शोर शराबा होता है। इसलिए सवाल महत्वपूर्ण है कि क्या अगर हरियाणा का चुनाव का ये नतीजा जो आया है, और इवन मैं जम्मू कश्मीर भी कहूंगा, क्योंकि ये मान के चला जा रहा था कि कश्मीर वैली तो छोड़ दीजिए, कोई कल्पना नहीं कर रहा था कि वहां बीजेपी कोई सीट जीत सकती है। हालांकि बीजेपी इस उम्मीद में थी कि शायद गुरेज जीत जाएंगे और काफी करीब थे, लेकिन जम्मू में भी बीजेपी को नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसने जबरदस्त उसने परफॉर्मेंस की है। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये बताएं कि ब्रांड राहुल का क्या होगा ब्रांड मोदी के सामने। ने भी टिप्पणी की थी ना, उन्होंने कहा था ना कि देखिए आप जम्मू में शिरकत क्यों नहीं कर रहे हैं, और उनके कहने के बाद प्रियंका वाड्रा वहां गई थी, नहीं तो कांग्रेस में उनकी शिरकत नहीं थी। लेकिन ब्रांड राहुल का क्या होगा, सवाल ये है। ब्रांड राहुल का देखिए क्या है कि 2014-24 के नतीजों के बाद ब्रांड राहुल जो अभी तक क्या था कि सबसे बड़ा इशू जो बीजेपी के खिलाफ जो लोग हैं उनका ये था कि भाई हम नरेंद्र मोदी की जगह हम किसको वोट देंगे, तो राहुल गांधी एक तरफ थे तो उससे मोदी का फायदा होता था। 24 में लोगों को लगने लगा कि अब ये शायद नेता बन रहे हैं,
लेकिन वो नेता बन रहे हैं, यस, लेकिन एक स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में। ये अपने आप चुनाव जिता सकते हैं, वो नहीं। और मोदी की बनस्पत अभी भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये अगर वो जिता पाते तो जिता देते। और राहुल गांधी आज के दिन राहुल गांधी देश में नहीं है। आज के दिन राहुल गांधी देश में नहीं है, वो देश से बाहर हैं। आज के दिन, जिस दिन हरियाणा जीतने के चांसेस थे उनके एग्जिट पोल्स के हिसाब से, कांग्रेस एनसी की सरकार वहां बन सकती है अब जम्मू कश्मीर में, वो देश में नहीं है। लेट मी मेक अ साइकोलॉजिकल पॉइंट। 2024 लोकसभा चुनाव में जहां जहां कांग्रेस के एडवांसेस ज्यादा हुए, वो कांग्रेस से भाजपा के खिलाफ नहीं हुए, दूसरी पार्टी के खिलाफ हुए। भाजपा के जहां नुकसान हुए समाजवादी पार्टी से हुआ, यूपी में अलायंस में हुआ। जहां जहां, और अभी तक पिछले 5 सालों में जहां जहां कांग्रेस ने हराया है भाजपा को, वहां लोकल नेताओं के बनस्पत हराया है। कर्नाटका में लोकल नेता, ये बात मोदी जी ने भी खुद कही थी, ये बात कही थी मोदी जी ने। अब ये पहला चुनाव ये था जिसमें अगर राहुल जीतते तो वो बोलते कि मैंने जिताया ये चुनाव, है ना, क्योंकि अभी भी लोकसभा जीत के आए, जो मतलब जीत के मतलब पहले से बेटर करके आए हैं, और अभी जीते बोलते ही उनका चुनाव, लेकिन फिर से हार गए। उसमें भी डॉक्टर साहब लोकल नेता कांग्रेस के सब जगह कारगर नहीं हुए, एक कर्नाटक में हुए हैं, और वहां पर तमिलनाडु में जीत हुई डीएमके की वजह से हुई। राजस्थान में अशोक गहलोत हार गए, भूपेश बघेल थे छत्तीसगढ़ में हार गए। हाँ, तेलंगाना में बीजेपी की गलती थी, क्योंकि उनको केटीआर की जो टीम है उनको बीआरएस को बीजेपी की बी टीम देखा गया था, तो इसलिए वो सारे वोट जो बीआरएस के बीजेपी के लिए जाने वाले थे, बंडी संजय को जब उन्होंने हटाया, उनको लगा कि ये बीआरएस के साथ सॉफ्ट हो गए, तो इसीलिए पूरा वोट ट्रांसफर कांग्रेस के साथ हुआ। लोकसभा में क्या हुआ? लोकसभा में तो पूरा तेलंगाना इनके पास आया ना, बीजेपी के पास आया, बीजेपी को गेन्स मिले वहां पर। राहुल ब्रांड और ब्रांड मोदी ब्रांड का मैं एक ही आंकड़ा दूंगा उस पर। 53.4% स्ट्राइक रेट है भाजपा का आज हरियाणा में, कांग्रेस का 33% स्ट्राइक रेट है 10 साल पावर में रहने के, भाजपा के रहने के बाद। सो दैट टेल्स यू द डिफरेंस बिटवीन द टू ब्रांड्स। उससे भी बड़ी बात मुझे लगता है कि आप एक स्टेट में जहां पर की जो वहां की डोमिनेंट कास्ट है उससे किसी को ना प्रोजेक्ट करते हुए एक नॉन डोमिनेंट कास्ट कोalition लेकर अगर आप इस तरह का रिजल्ट हासिल करते हैं, मुझे लगता है कि ये देश की इलेक्ट्रल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, कास्ट हिस्ट्री, उसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप हमेशा उस कास्ट के बॉन्डेज नहीं बने रह सकते और वो डिक्टेट नहीं कर सकते। हरियाणा में बहुत साफ किया गया है कि अगर आप जाट ड्रिवन पॉलिटिक्स करेंगे तो वो बाकी 35 बिरादरियां उसको स्वीकार नहीं करेंगी। 36 बिरादरी में आपको सबको बराबर लेके चलना है, तभी होगा। और वो जो उससे 14 से पहले जब जाट डोमिनेटेड पॉलिटिक्स हरियाणा में थी, लोगों को वो याद दिलाया गया ग्राउंड पर कि आपको वही चाहिए। लेकिन एक चीज, जो चीज कही जा रही थी कि जो सिर्फ आप जाट की राजनीति कर रहे हैं इसलिए जो सो कांग्रेस को फायदा होगा, और बीजेपी चूंकि नॉन जाट कोalition कर रही है इसलिए जो है बीजेपी को नुकसान हो सकता है, वो भी नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा है। यहां तक कि जाट बहुल सीटों पर भी बीजेपी ने गेन किया। कई लोगों ने ये भी यहाँ तक कहा था कि जाट वोट कभी था ही नहीं भाजपा के साथ। पिछली बार उन्होंने जेजेपी को आउटसोर्स कर दिया था जाट वोट, तो इसलिए लोगों ने कहा कि स्प्लिट 2 हाउस होगी तो सारे वहां चले जाएंगे, लेकिन वो जाट इधर आ गए वापस। मुकेश राजपूत को भी ले लीजिए, मेरे ख्याल से हरियाणा के सबसे बड़े अभी चूंकि बात जाट वोटर्स की बात भी हो रही है और जेजेपी की बात हो रही है, अब मुकेश जी भी हमारे से जुड़ चुके हैं। आप लोगों से बड़ा नहीं। जी अब मुकेश जी, सवाल ये हो रहा था कि ये जो ब्रांड राहुल की बात बीच में आई थी, तो वो ब्रांड राहुल का क्या होगा या क्या हुआ? क्योंकि अगर हरियाणा में कांग्रेस जीत जाती तो ये सीधे तौर पर कहा जाता और समझा जाता है कि राहुल ने जीत दिलाई है, लेकिन हरियाणा में चूंकि और किसी के साथ तो आपका अलायंस सब बड़े स्तर पर था नहीं, या तो ये तो सीधे सीधे फाइट था बीजेपी और बनाम कांग्रेस। तो ऐसे में अगर कांग्रेस मान लीजिए थोड़ी के लिए जीत जाती तो बहुत बड़ी बात होती कि कहा राहुल ब्रांड अब क्या हुआ राहुल ब्रांड? नहीं, अभी भी आप कहें कि राहुल ने जो किया उसका फायदा नहीं मिला, फायदा मिला है, और पूरे तरीके से कांग्रेस की जो हवा थी वो ग्राउंड पे दिखाई दे रही थी जी। और अभी क्योंकि जो आंकड़ा दिख रहा है 48 सीट भाजपा की हैं, हाँ। तो 36 कांग्रेस की हैं, तो आप कहें कि नेक टू नेक फाइट रही। लेकिन अभी इसको देख के अचंबा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस बार लग रहा था कि तीसरी बार जो है वो भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, जिसके लिए कई जो फैक्टर्स थे वो आपके दिलो दिमाग में बैक एंड पे काम कर रहे थे। जैसे किसान आंदोलन जो हुआ, तो किसान आंदोलन का फर्क हरियाणा की सरकार पे पड़ेगा, ये हर एक के दिलो दिमाग में ये था, क्योंकि वो अभी भी संधू बॉर्डर पे जो है वहां पर जाम है, मतलब उसको बंद किया हुआ है, प्रोटेस्ट लगातार जारी है। हाँ, तो ये वाला एक बड़ा एंगल था कि किसान जो है भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट हो गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसके तोड़ के रूप में जो एमएसपी की फसलें 24 हैं उसको खरीदने का 24 फसलों के बारे में जिक्र पहले ही कर दिया। हाँ, हालांकि होती हरियाणा में 19 ही है, भुटिया ने कहा भी कई बार। हाँ। तो और दूसरा ये था कि जो अग्निवीर योजना है
उसको लेकर हरियाणा के गांव में काफी रोष दिखाई दे रहा था, जिसका उन्होंने तोड़ निकाला कि जो भी अग्निवीर, क्योंकि 22 में भर्ती हुए थे, 26 में आएंगे, तो फिर उस 26 में उनको जब वो आएंगे तो पुलिस की नौकरी है या कोई सिविल नौकरी है, तो हर एक नौकरी में 10% का आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसे काम किए भारतीय जनता पार्टी ने जो आमतौर पर सरकारें करने से बचती है, जैसे पढ़ी लिखी पंचायतों का किया, पोर्टल सेवा शुरू की, तो पोर्टल का लगातार विरोध होता रहा। तो पोर्टल जाहिर है कि जब आपके घर में भी कंप्यूटर आया होगा तो आपको सीखने में काफी टाइम लगा होगा, तो वो वाली चीजें हैं तो ट्रांसपेरेंट, इसमें कोई वो नहीं है। और दूसरा जो खर्ची और पर्ची वाला जो मुद्दा भाजपा ने बनाया, तो इसमें वो अपना जो टारगेट अचीव करने में कामयाब रही कि जब पूर्व में कांग्रेस की सरकार होती थी, हुड्डा की सरकार होती थी, तो पर्ची खर्ची से यानी पैसा देके नौकरी मिलती थी। हमने गरीब लोगों को और बिल्कुल ईमानदारी से नौकरी दी, तो एक गरीब का बच्चा भी उस नौकरी को पा सका। ये वाले जो थे पॉजिटिव फैक्टर। एक चीज सवाल आपसे करूंगा कि पहली बार हो रहा है ऐतिहासिक तौर पर कि कोई दल लगातार तीसरी बार सत्ता में आ रहा है। आमतौर से ये कहा जाता है कि 10 साल आप रह गए तो बहुत हो गया, एंटी इनकमेंसी फैक्टर होता है। एंटी इनकमेंसी फैक्टर को आप थोड़ी देर के लिए मान लें, किसानों के लगातार आंदोलन को आप थोड़ी देर के लिए मान लें, पहलवानों का इशू था, जवान का ये इशू था, ये सारे इशू जो है बिल्कुल वो एक के बाद एक क्या बोल्ड हो गए? बोल्ड नहीं हुए ना सर। 90 सीट्स है, तो 90 में से हरियाणा में 48 सीट्स आई है ना। मतलब आप आधा मान लो उसको, आधा ही तो दूसरी तरफ आए हैं। तो बोल्ड डीजल पार्टी को मिला बनी छोटी, इसका मतलब है कि साहब कांग्रेस बोल रही थी कि भाजपा का हो जाएगा। भाजपा वाले कल और परसों दावा कर रहे थे कि जब रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा, तो उस हिसाब से वो ठीक दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हर एक एग्जिट पोल ये कह रहा था कि भाजपा की सरकार नहीं बनेगी इस बार, तो उसमें उनको कामयाबी मिली है। लेकिन अच्छा विपक्ष मिला है हरियाणा को, और जो एक पॉजिटिव चीज है, कुछ जो तो अच्छा विपक्ष मिला है, इस पे मैं सोच रहा था कि एंड कर दूं, चूंकि अच्छा ये एंड नोट मिला। लेकिन मैं एक सवाल एक और मेरे ज़हन में, वो सवाल ये है कि जेजेपी किन परिस्थितियों में पिछले चुनाव में नई नवेली पार्टी होते हुए भी 10 सीटें ले आती है, और ऐसी क्या परिस्थिति हो गई कि इस बार जेजेपी का डब्बा गुल हो गया और दूसरी भी कोई निर्दल पार्टी जो है उस तरह से इमर्ज नहीं कर पाई? जेजेपी का जो सबसे वीक पॉइंट यही रहा कि जेजेपी ने जब चुनाव जीता था तो वो भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट जीता था। ठीक है। अब की बार जमुना पार का उन्होंने नारा तो वोट कहाँ गया? वो वोट कौन सा? वो वोट बटा ना, कुछ कांग्रेस में बट गया। आईएनएलडी की पहले एक सीट थी, अब 2 दिखाई दे रही हैं, उसी परिवार से आई थी। और जो वोट बैंक उनका बिल्कुल निर्धारित नहीं था, जाट वोट बैंक जिसको बोलते हैं, तो उसमें उन्होंने सेंध लगाई थी, तो वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट कांग्रेस में भी हुआ। कांग्रेस की 31 सीट थी पहले, अब उनकी सीट्स भी बढ़ी हैं। और जो जाट बहुल इलाका है उसमें अधिकतर जो सीट्स आई हैं। आप ये मान रहे हैं कि जो जेजेपी का वोट था या जो उनका मैक्सिमम वोट शेयर था पिछली बार का, वो वोट शेयर ज्यादातर कांग्रेस तो चला गया है। तो फिर बीजेपी ने गेन कहां से किया? और आप सीट्स के नंबर पे नजर डालिए, 90 सीट्स थी पिछली बार, उसमें से 40 थी किसकी? कांग्रेस की। 10 थी किसकी? पिछली बार 40 बीजेपी की थी। हाँ सॉरी, 40 बीजेपी की, जेजेपी की 10 थी। 31 इनकी थी कांग्रेस की, और 10 जेजेपी की थी। अब बीजेपी की बढ़ी है कितनी? अभी वो 48 तक पहुंच गए। हाँ 48 तक, तो 8 सीटें मान लीजिए अभी की समय में, ठीक है। और कांग्रेस की कितनी बढ़ गई है? 31 से कांग्रेस से बढ़ गई 37, 6 सीट्स बढ़ी है, ठीक है। आईएनएलडी आईएनएलडी की जो है वो अभी 3 दिखाई दे रही है, तो 2 उनकी बढ़ गई। फिर अदर्स कुछ बीजेपी को, कुछ कांग्रेस को, यानी जाट वोट इंटैक्ट नहीं रहा। इंटैक्ट नहीं रहा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो जाट बहुल इलाके माने जाते थे, जहाँ पर पिछली बार जेजेपी ने सेंध लगाई थी, वो अधिकतर जो सीट्स हैं वो वहाँ पे कांग्रेस को बढ़त मिलती और जीत मिलती दिखाई दी। एक अंतिम नोट आपसे लेना चाहूंगा, बस ये हरियाणा के इस मैंडेट पे और जम्मू कश्मीर के मैंडेट पे आपका एंड नोट, बस आपको सवाल नहीं करना है। एंड नोट ये है कि ये जनता है, जनार्दन है, और ये सब जानती है। और कई बार एग्जिट पोल हों, बड़े बड़े जो महावैज्ञानिक हैं जो अंदाज़ा लगाते हैं, उसमें हम जर्नलिस्ट भी हैं,
और वो सारी चीज़ें जनता जो है फेल कर देती है कई बार, तो बस वही यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। तो आप देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर से लेकर के हरियाणा तक हमने कई सीनियर्स से जो इस फील्ड के बिल्कुल माहिर हैं उनसे हमने चर्चा की, लेकिन एंड नोट ये था कि माहिर जो है वो हम अपनी फील्ड में शायद हो सकते हैं, लेकिन जनता की मस्तिष्क में जो महारत चल रही होती है उसको पूरे के पूरे रीड कर पाना वो काफी मुश्किल होता है। बहरहाल अभी काउंटिंग जारी है, बहुत सारे जो रुझान है वो सीटों में तब्दील भी हो गए, तस्वीर लगभग साफ है। आप बने रहें सोशल मीडिया का ये जो ग्रुप हमारा है न्यूज़ 18 का, उसके साथ।